नमस्कार दोस्तों, श्रवा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखी है कक्षा 12 का संपूर्ण सिलेबस। तो उसमें अपना टॉपिक जो चल रहा था उसका भाग एक तो अपन ने एक पार्ट बना दिया है और टॉपिक था अपना प्राथमिक क्रियाएं। टॉपिक अपने शुरू कर रखा है प्राथमिक क्रियाएं। क्रियाएं हालांकि कई प्रकार की अपन ने चर्चा की है कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रिया की अपन चर्चा शुरू कर रखी है। उसमें अपन ने पशुचारण पर चर्चा अपन कर रहे थे कि पशुचारण जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्यिक पशुधन पालन। चलवासी जो पशुचारण है उसके संदर्भ में अपन ने चर्चा की थी। जब मनुष्य आदिम था, आज भी वो क्षेत्र जहाँ पे आदिम जीवन यापन मनुष्य करता है, जिनके कृषि क्षेत्र से कोई विशेष उत्पादकता नहीं होती, जिनके पास में वर्षा नहीं होती, सिंचाई के सोर्स नहीं होते, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जंगली क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे कुछ जनजातियाँ आज भी यायावर घुमक्कड़ जीवन यापन करती है और पशुपालन करती है और एक ऋतु के अनुसार ऋतु प्रवास करती है। एक स्थान को छोड़ के नए प्रदेश में चले जाती है। जैसे एक प्रदेश का घास खत्म होता है तो वो नए प्रदेश में नए घास की तलाश में चले जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो ये प्रश्न भी अपन ने कर लिया कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। आज अपन देखेंगे पशुचारण जो है, चलवासी पशुचारण के विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो अगला प्रश्न आज का अपना है कि विश्व में चलवासी पशुचारण के प्रमुख 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। 3 क्षेत्र विश्व में चलवासी पशुचारण के वो कौन कौन से हैं। तो 3 क्षेत्रों की अपन बात करते हैं कि कहाँ लोग मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण करते हैं। पहला तो क्षेत्र आता है इसमें उत्तरी अफ्रीका। उत्तरी जो अफ्रीका अपना है के अटलांटिक तट से लेकर अरब का रेगिस्तान होते हुए अरब रेगिस्तान होते हुए मध्यवर्ती एशिया वाला जो क्षेत्र है वहां तक पहुंचता है। मध्य एशिया में जैसे मंगोलिया व मध्य चीन तक। ये एक पहला प्रदेश है जहां पे मुख्य रूप से लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, चलवासी पशुचारण। दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा क्षेत्र। दूसरा है यूरोप व एशिया, यूरेशिया के टुंड्रा क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र इसका है, यह अपन चलेंगे दक्षिणी अफ्रीका की ओर। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर। सही है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर। ये 3 क्षेत्र विश्व के हैं जहां मुख्य रूप से चलवासी पशुचारण किया जाता है। अब यदि इसमें अपन 3 क्षेत्रों की बात करें तो विश्व के प्रमुख चलवासी पशुचारण के लिए ये मानचित्र अपने समक्ष है। इसका अध्ययन अपन करेंगे तो देखो अपनी बुक का ही है।
तो अपन यहाँ पाएंगे कि मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र है जहाँ पे जलवासी पशुचारण होता है मुख्य रूप से। तो अपन ने देखा कि उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र इधर अटलांटिक तट से शुरू हो गया, ये सहारा का रेगिस्तान पूरा का पूरा, जहाँ पे कृषि कार्य संभव नहीं है, सहारा का रेगिस्तान है। यहाँ से होते हुए ये अरब का रेगिस्तान है, और ये मध्य एशिया, मंगोलिया और मध्य चीन। एक प्रदेश तो ये हो गया। दूसरा प्रदेश अपने देखा है कौन सा, यूरेशिया की टुंड्रा प्रदेश। ये भाग जो है इसको टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, यूरेशिया की टुंड्रा प्रदेश। तीसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ये वाला, और ये मेडागास्कर द्वीप समूह। ये मेडागास्कर द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। तो अपन दिखा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, कि संपूर्ण विश्व में जलवासी पशुचारण के प्रमुख 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अफ्रीका जो है उसमें अटलांटिक के तट से लेकर के सहारा का रेगिस्तान, अरब का रेगिस्तान होते हुए मध्य एशिया तक, टुंड्रा प्रदेश यूरेशिया के, और अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग और मेडागास्कर का पश्चिमी भाग मुख्य रूप से है जहाँ पे जलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है, एक पर देखा था अपन ने कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो ये पशुचारक जो क्या करते हैं, जैसे किसी प्रदेश विशेष में, जैसे अपन बात करें यहाँ पे ऋतु प्रवास का एक उदाहरण अपन ले, सिंपल सा उदाहरण अपन ले कि ऋतु प्रवास में जैसे ये हिमालय प्रदेश, और इस हिमालय प्रदेश में रहने वाली जो जनजातियां मुख्य रूप से है, या जातियां कह सकते हैं, चरवाहा समुदाय कह सकते हैं, चरवाहा समुदाय। अब ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही ग्रीष्म काल शुरू होता है, ग्रीष्म काल में अपने पशुओं को लेकर पहाड़ों के इन भागों में चले जाते, क्योंकि यहां पे जैसे ग्रीष्म काल शुरू होता है तो बर्फ की परत हट जाती है और घास ग्रोथ कर जाती है, घास नई नई घास ग्रोथ कर जाती है। उस घास को यहाँ पे बुग्याल कहा जाता है। हिमालय की बात कर रहे हैं अपन भाई, बुग्याल कहा जाता है। तो यहाँ ये अपने पशुचारण करते हैं, और जैसे शीतकाल शुरू होता है तो शीतकाल शुरू होते ये अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ी घाटियों में निम्न भागों में यहाँ आ जाते हैं। किस भाग में, शीतकाल में। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है तो निम्न भागों में आकर के पशुचारण प्रारंभ कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ग्रीष्म काल में उच्च भाग की ओर चले जाना और शीतकाल में निम्न घाटियों में आ जाना, ऋतु प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रश्न तो ऑलरेडी अपन ने कर लिया था, इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है कि वर्तमान में पशुचारकों की संख्या निरंतर घट रही है, क्यों? भाई दिन प्रतिदिन वर्तमान में पशुचारकों की संख्या निरंतर घट रही है। ठीक है, क्यों? तो क्यों घट रही है, इसका क्या कारण है? तो इसके प्रमुख रूप से 2 कारण है। एक तो क्या है कि चरागाह क्षेत्र कम हो गई, भाई शॉर्ट हो गई। इसका आंसर क्या हो गया? एक तो विभिन्न क्षेत्र जो देश है उन्होंने अपनी सीमाएं निर्धारित कर ली है ना, तो राजनीतिक सीमांकन, राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण, हर एक देश, हर एक स्टेट ने अपने क्षेत्र की सीमा का निर्धारण कर लिया है, तो वहां पे लोगों का प्रवेश निषिद्ध है। भाई दूसरे क्षेत्र के लोग नए प्रदेश में जा नहीं सकते, इसलिए इस सीमांकन होने से वहां लोग जो है लंबी दूरी की यात्राएं अपने पशुओं को लेकर कर नहीं पाते हैं, इसलिए जो
पशुचारकों की संख्या है, ये जो व्यवसाय वो घट रहा है। और दूसरा कारण है कि चरागाह क्षेत्र का घटना। अब भाई जनसंख्या ज्यों ज्यों बढ़ रही है त्यों त्यों चरागाह क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों जनसंख्या बढ़ रही है भाई, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी बत्तो धरातल को यूज उद्योग में हो रही है, आवास निर्माण में हो रही है, सड़क निर्माण में हो रही है, और रेलवे लाइन बिछावा में हो रही है। तो हर क्षेत्र का माई धरातल को यूज हो रही है, नगर बस रहा है, गांव बस रहा है। तो भी कारणों के है कि बहुत बड़ो एरिया जो है जनसंख्या के अन्य उपयोग में, यानी गैर कृषि कार्य, गैर चरागाह क्षेत्र के रूप में उनका उपयोग किया जा रहा है। तो उस कारण से ये जो क्षेत्र है वो निरंतर घटता चला जा रहा है, ये व्यवसाय जो निरंतर घटता चला जा रहा है। अगला प्रश्न यहां से बन सकता है, दूसरा है वाणिज्यिक पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन किसे कहते हैं? समझ नहीं आओ तो भाई बता दीजिए। सारा प्रश्न नोट कर रहे हैं और एकदम साधारण भाषा के माइन नोट कर रहे हैं, सीधो फॉर्मूलो उत्तर को आप लिख रहे हैं ताकि इजिली समझ रहा पा भी को उत्तर विदेश का कोई बड़ी बात को नहीं है। और सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी विधि है, ठीक है, ताकि बोर्ड परीक्षा के माए बढ़िया अंक किया लिया जा सके भी के बारे में आप विचार कर रहे हैं। एक उत्तर किया लिख से वाणिज्य पशुधन पालन। तो इमुजसी पशुचारण का उद्देश्य व्यापारिक हो या व्यापार करना हो तो उसे देख, तो सामान्य सा व्यवसाय है जो अपने आजीविका निर्वाह के लिए करना होता है ना। एक है उसका उद्देश्य क्या हो, व्यापार करना हो, तो उसे वाणिज्य पशुधन पालन कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको? वाणिज्य पशुधन पालन कहेंगे, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? वाणिज्य पशुधन पालन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो यदि इसकी विशेषता की बात करें अपने तो वाणिज्य पशुधन पालन की विशेषताएं बताओ। अब भाई विशेषता यदि पूछ ले तो के लिख से आपा विशेषता सिंपल सी विशेषता आपा एक बार हम लिख देवा। पहली विशेषता है पूंजी प्रधान कार्य। एक हमारे अधिक पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है ना भाई। वाणिज्य पशुधन पालन का मतलब होता है कि इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता है। दूसरी विशेषता का लिख देते हैं कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक विधि से पशु पाले जाते हैं। वैज्ञानिक विधि से पशु पाले जाते हैं, ठीक है। और तीसरी विशेषता है पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि सबसे पहले ये वाणिज्य पशुधन पालन जो है यूरोप से स्टार्ट होता है। पाश्चात्य संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति तो वहां से प्रभावित है, क्योंकि डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इन देशों ने पशुधन पालन जो है, यथा अमेरिका भी है, कनाडा भी है। तो इन देशों ने मुख्य रूप से जो पाश्चात्य देश है, विशेषकर यूरोपीय देश, उन्होंने व्यापारिक पशुधन पालन को प्राथमिकता दी। यानी पशुपालन जो हम
दक्षिण एशियाई देश कर रहे हैं, ठीक वैसे नहीं कि उधर पूर्ति के लिए सामान्यतः हम पशुपालन करते हैं, बल्कि ये लोग पशु पालते हैं, उसका वाणिज्यिक उद्देश्य होता है, बड़ा विस्तृत उद्देश्य होता है, सबसे अधिक या अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। इसलिए ये लोग हैं पशु का जो है वाणिज्यिक उपयोग, पशुधन पालन का वाणिज्यिक उपयोग करते हैं। ठीक है, विश्व के किन भागों में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर लिए अपन, विश्व के किन किन भागों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है? तो इसका उत्तर सिंपल सा अपन लिखेंगे, भाई कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पे वाणिज्यिक पशुधन पालन होता है मुख्य रूप से? तो प्रेजेंट में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके अलावा अपने आ जाता है उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक दक्षिण अमेरिका का है अर्जेंटीना। एक है अर्जेंटीना। ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पे मुख्य रूप से वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। मानचित्र में यदि अपन देखेंगे इनको, तो देखो ये तो हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया। इस मानचित्र को अपन यूज कर लें। कौन कौन से क्षेत्र हो गए अपने? ये तो हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया अपना न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा अपने अर्जेंटीना। ठीक है, इसके अलावा अपना क्षेत्र आया है अर्जेंटीना और यूरुग्वे। उत्तर दक्षिण अमेरिका में है यूरुग्वे। तो ये प्रमुख क्षेत्र दो तो दक्षिण अमेरिका में आ गए, संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 ऐसे क्षेत्र है जहां पे मुख्य रूप से पशुधन पालन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब आ गया अपने कृषि। कृषि की यदि अपन बात करें तो मुख्य रूप से कृषि किसे कहते हैं? तो अपन क्या करते हैं, जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है उस समय धरातल में उपजाऊ मृदा के अंदर बीजों को डाल करके और उससे पैदावार प्राप्त करना कृषि कार्य कहलाता है। बेसिकली अपन इसी प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से जैसे ही बरसात प्रारंभ होती है तो मिट्टी के अंदर बीज डाल करके और उसके ग्रोथ करने के बाद उनको काट कर से उनसे उत्पाद प्राप्त कर लेना। जिन भागों में वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे सिंचाई के माध्यम से कृत्रिम रूप से उनमें पानी दे करके और फसल प्राप्त करना। ठीक है, दोनों विधियां काम में ली जाती है। तो मुख्य रूप से कृषि के बारे में इस तरह से कोई विशेष प्रश्न नहीं आता है। कृषि जो है उसके प्रकार कौन कौन से, मुख्य प्रणालियां कौन कौन सी है, तो इसके कई रूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे अपने को। जैसे कि निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि,
किसे कहते हैं। अब नाम ही इसका निर्वाह कृषि है भाई, निर्वाह है कृषि, तो ऐसी कृषि कृषि का प्रकार जिसमें उत्पादन का प्रमुख उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। क्या होता है? जीवन निर्वाह होता है। उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें जितनी भी फसल होती है उसका दैनिक जीवन में उपयोग कर लिया जाता है। एक लाइन इसमें और, इसमें प्राप्त उत्पादों का संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। उसको कौन सी कृषि कहते हैं? अपन निर्वाह कृषि के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब निर्वाह कृषि के भी मुख्य रूप से यदि अपन देखेंगे यहाँ पे तो 2 प्रकार है। निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा गया है? निर्वाह कृषि के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो 2 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार निर्वाह कृषि के हैं। निर्वाह कृषि के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है। नोट्स टाइप में आपको सारे प्रश्न दे रहे हैं। पहला है आदिम निर्वाह कृषि, और दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि और दूसरा प्रकार कौन सा हो गया? गहन निर्वाह कृषि। इसके 2 प्रकार मुख्य रूप से। फिर गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार है पुनः। ठीक है ना। यदि गहन निर्वाह कृषि की बात आए तो उसके भी पुनः कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। इसका और लिख दें। गहन निर्वाह कृषि के कितने प्रकार है? तो कितने प्रकार बताए अभी? 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार है इसके भी। एक का नाम है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। और दूसरा कौन सा है? चावल विहीन, या ओब्लिक में लिख दूं गेहूं प्रधान गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान और गेहूं प्रधान कह दो। तो एक तो चावल प्रधान होगी, दूसरी गेहूं प्रधान। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इसका प्रश्न यही बना देता हूं मैं। पहला वाला जो चावल प्रधान है वो कहाँ की जाती है? चावल प्रधान। तो मुख्य रूप से जिन भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है उन भागों में चावल प्रधान कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है।
जहां पर्याप्त वर्षा हो, उन भागों में चावल प्रधान जो कृषि है मुख्य रूप से की जाती है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो है मानव श्रम का सर्वाधिक उपयोग होता है। मानव श्रम का सर्वाधिक उपयोग। विशेषकर खाद की बात करें तो गोबर की खाद इसमें काम में ली जाती, खाद का उपयोग। यह इसकी प्रमुखता विशेषताएं पाई जाती है। अब जो गेहूं प्रधान है, ये दूसरी वाली चावल विहीन या गेहूं प्रधान, तो यहां थोड़ी कम वर्षा वाले क्षेत्र जो है ना। अब कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हो गए भाई? दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र है, मुख्य रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया, यहां पे और यूरोप है। ठंडी जलवायु वाला जो क्षेत्र है, इन भागों में गेहूं प्रधान कृषि की जाती है। गेहूं प्रधान कृषि इन भागों में की जाती है। तो कम वर्षा है, जहां पे और कम वर्षा है वहां पे सिंचाई के द्वारा गेहूं प्राप्त किया जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिण पूर्वी एशिया के शीत शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है, मुख्य रूप से उन भागों में यह कृषि की जाती है। और गहन कृषि शब्द आ गया, कौन सा नाम आया यहाँ पे? गहन कृषि। तो गहन कृषि जहां शब्द आ गया, इसका मतलब वहां मानव श्रम का सर्वाधिक उपयोग होता है और कृषि यंत्रों का, है ना, कृषि यंत्रों का कम से कम उपयोग होता है, रासायनिक खादों का कम से कम उपयोग होता है, मुख्य रूप से गोबर की खाद का सर्वाधिक उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है। इसके अन्य विशेषता क्या है? इसमें गहन कृषि के अंदर प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है। गहन कृषि की विशेषता अगले से हम अपन प्रश्न ले लेते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं हो। गहन कृषि किसे कहते हैं? अब इसकी विशेषता लिख देता हूं मैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि गहन कृषि है क्या। इस प्रकार की कृषि में मानव श्रम का अधिक उपयोग, एक विशेषता। दूसरी, सामान्य विधियों से खेती की जाती है। तीसरी विशेषता क्या हो गई? गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। चौथी विशेषता क्या हो गई? प्रति इकाई उत्पादन ज्यादा होता है। पांचवी क्या हो गई? प्रति व्यक्ति उत्पादन कम। ये देखो एक शब्द विपरीत आया, प्रति व्यक्ति उत्पादन कम गहन कृषि में। अब देखो प्रति व्यक्ति और मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग होता है इसमें, तो प्रति इकाई उत्पादन तो ज्यादा होता है। प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अपन में बात करें, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, प्रति एकड़ के हिसाब से बात करें तो उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन जनसंख्या इस पर ज्यादा डिपेंड रहती है, अधिक लोग कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, तो इसमें प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो कम होता है। इसको क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आदिम निर्वाह कृषि।
किसे कहते हैं। यह प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि का। कई बार यह प्रश्न पूछ भी लिया गया है, आदिम निर्वाह कृषि क्या है। तो यह है कृषि का सबसे प्राचीन प्रकार या तरीका है। यह है आदिम जनजातियों द्वारा, प्रारंभिक में भी वो करते थे, आज भी आदिम जनजातियों द्वारा जंगलों में की जाती है, जंगलों में की जाती है। वो क्या करते हैं, आदिम जनजातियां जंगलों के अंदर जो निवास करती है, वो क्या करती है कि जंगल के अंदर एक अपना खेत तैयार करती है, जंगल की घास फूस काट करके, वनस्पतियां काट करके अपना खेत तैयार करती है, और उस खेत में जो भी झाड़ झंझाड़ वनस्पतियां घास फूस है उसको जला करके उसकी राख है वो उस खेत में डाल देती है, और उसमें फिर वर्षा काल से पहले बीज डाल देती है। जैसे वर्षा होती है बीज ग्रोथ कर जाता है, फसल तैयार होती है तो काट करके निकाल करके फसल प्राप्त कर लेते हैं। 3 से 5 वर्ष तक यही तरीका अपनाते हैं और उसी खेत में एक ही प्रकार का खाद्यान्न बोते हैं, जिससे खेती का उस मिट्टी का उपजाऊपन गिर जाता है, तो उसमें उत्पादकता धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो फिर वो के लोग क्या करते हैं, उस क्षेत्र को छोड़ करके नए क्षेत्र में जाते हैं और नया वही तरीका अपना करके और नए खेत में खेती करते हैं। ये जो तरीका है, ये जो खेती है, इसको आदिम निर्वाह कृषि के नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जंगलों को काट कर घास फूस या वनस्पति को जलाकर राख उसी में छिड़क देते हैं। वर्षा ऋतु पूर्व उसमें बीज डाल देते हैं। वर्षा के बाद फसल तैयार, भाई वर्षा हुई और उसके बाद में बीज ग्रोथ करेंगे, उग करके बड़ी फसल तैयार हो जाएगी। होने पर काट लेते हैं। यहां पर 3 से 5 वर्ष तक एक ही प्रकार का अनाज बोते हैं, विशेषकर ये खाद्यान्न बोते हैं। मृदा का उपजाऊपन गिरने के बाद नए क्षेत्र में जाकर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है, आदिम निर्वाह कृषि कहलाती है, ठीक है। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो मैं नाम बता दूं, आदिम निर्वाह कृषि को किन किन नामों से पुकारा जाता है, स्पष्ट हो गया होगा।
पुकारा जाता है। भाई स्पष्ट एवं क्लियर है, सिंपल नाम है। अलग अलग प्रदेश में जठे भी ज्ञान का कृषक है, ज्ञान का एरियो है, बी के अनुसार वहाँ की बज की स्थानीय लैंग्वेज है, बी के अनुसार बी का अलग अलग नाम पाया जाए है ना। और कौन सा भाग में के नामों इन पुकारी जाए हैं, तो जी आप उत्तरी पूर्वी भारत, इसमें कृषि को बोलते हैं झूमिंग। क्या बोलते हैं? झूमिंग, ठीक है ना। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है कर्तन दहन, यानी जंगल को काट के जलाते हैं, इस कारण से इसका नाम क्या है? कर्तन दहन, ठीक है। और फिर अलग अलग प्रदेशों में इसके अलग अलग नाम है। कुछ भागों में मैं बता देता हूं, जैसे कि मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा। मध्य अमेरिका व मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में इसको क्या बोलते हैं? मिल्पा कहते हैं। मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग, मलेशिया व इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं इसको? लदांग, ठीक है। और श्रीलंका में चेन्ना, मध्य भारत में नेवड़ बेवड़, दक्षिणी राजस्थान में वालरा। इस प्रकार से अलग अलग भागों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यानी जिस भाग में ब्राजील में जैसे रोका, ठीक है, तो अलग अलग प्रदेशों में अपने सिलेबस में यही 4-5 नाम है, हमें इन्हीं को याद रखना है। और इसी तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इजीली अपने को आसानी से इसका उत्तर अपन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है अगला प्रश्न है अपना रोपण कृषि। अब विश्व के गहन निर्वाह क्षेत्र कौन कौन से है, थोड़ा मानचित्र अपन देख लेते हैं। विश्व के गहन निर्वाह क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये रहा गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र। तो विश्व के गहन निर्वाह क्षेत्र कृषि क्षेत्र। लेसन काफी लंबा है, 3 पार्टों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अपन ने, तो 3 पार्टों में इसको अपने तैयार किया है। तो कहीं जाएगा मत अगले टॉपिक में, क्योंकि अलग अलग भागों में इसको अपन ने तैयार किया है। तो गहन निर्वाह कृषि के अंदर अपन ने क्या देखा? दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो भारत जो है, भारत का संपूर्ण तटीय भाग और यह क्षेत्र, तो यहाँ पे चावल प्रधान कृषि है, चावल प्रधान खेती, ठीक है ना। उसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है जापान और ये दक्षिणी पूर्वी चाइना, ठीक है। और इस भाग में मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो संपूर्ण विश्व के यही जो क्षेत्र है जहाँ पे गहन निर्वाह कृषि प्रमुख व्यवसाय है, ठीक है। उसके बाद में अगला टॉपिक अपना है जैसे कि रोपण कृषि। रोपण कृषि है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, मिश्रित कृषि है, डेयरी कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है, सहकारी कृषि है, सामूहिक कृषि है। 4-5 बिंदु इसके और हैं। अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अपलोड करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो इसी टॉपिक को तीसरे पार्ट में अपन पुनः देखेंगे। आप जुड़े हैं हमारे मिशन से, सर्वा क्लासेस से। नए वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी अपनी, नई ऊर्जा, नए जुनून और नए जोश के साथ में। हमारा टारगेट रहेगा कक्षा 12 के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर संपूर्ण ज्योग्राफी तैयार कर लेना और 56 में से 56 अंक प्राप्त कर लेना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। तो आप ज़रूर देखते रहिए सर्वा क्लासेज।
तो फिर बात करेंगे अपन नए जो कृषि के प्रकार है उनकी अगले वीडियो में। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा। दूसरी बात, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें, क्योंकि बोर्ड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो। तो विभिन्न विद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं जिनके ज्योग्राफी की बड़ी दिक्कतें हैं उनको प्राथमिकता के साथ में जोड़ें, ताकि उनको ज्योग्राफी का सिलेबस कवर हो जाए। हमारी कोशिश है कि हाफिल एग्जाम से पहले पहले सारे टॉपिक के यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे इस क्लासेस से जुड़े रहें और अपने इस चैनल के लिंक को आगे से आगे शेयर भी करते रहें। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आगे से आगे शेयर भी करते रहें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिलता रहे। तो धन्यवाद, देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।